सिनेमा गल्लीच्या सगळ्या प्रेक्षकांचे मनापासून स्वागत करते. आज आपल्याकडे विशेष पाहुणे कलाकार आलेले आहेत. जगतविख्यात बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार जी. पंडित जी, आपका सिनेमा गली में तहे दिल से स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब, भाग्यवान मान रहा हूँ कि आज आपके सामने उपस्थित हूँ और हो जाए कुछ मन की बातें। वो तो ज़रूर होंगी, आराम से बातें करेंगे जी। अभी बात शुरू करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके परिवार में पहले से ही शास्त्रीय संगीत की परंपरा थी या फिर आपने कहीं और से वो मन में ले लिया था कि मुझे बांसुरी बजानी है या शास्त्रीय संगीत में ही काम करना है? दरअसल मेरे जो पिताश्री थे, अब वो इस पृथ्वी में नहीं हैं, वो कोई प्रोफेशनल और व्यावसायिक बांसुरी वादक नहीं थे। अच्छा। मगर बांसुरी बजाते थे बहुत अच्छा, शौक से। वो थे बहुत बड़े होम्योपैथिक के डॉक्टर मजुमदार, और बहुत बड़े ऑयल पेंटर थे, नंबर 1 इन इंडिया, कलाकार थे। हाँ, नेहरू जी भी उनके फैन थे। हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने ऑयल पेंटिंग से जो गांधी जी की तस्वीर बनाई थी, उसको देख के बुलाया था कि ये भानु मजुमदार कौन है जिसने गांधी को जीवंत कर दिया। वो जानना चाहते थे कौन है। तो वो जानना चाहते थे और दिल्ली रीगल आर्ट गैलरी में उनको बुलाया था। तो ये सारे किस्से मेरे जन्म से पहले हुए। और बांसुरी के जो जन्मदाता हम लोग कहते हैं पन्नालाल घोष, जिन्होंने ये लोक संगीत का वाद्य, इसमें तो क्या जोडिया पावा आणि काय म्हणतात आपला टिपारा फ्लूट, हे सगळे सुशीर वाद्य आणि अलगोजा पंजाबमध्ये असतात, मराठीमध्ये अलगोज म्हणतात. पावा. हा, पावा, एक्झॅक्टली, खरं म्हणतात तुम्ही. ते फोक म्युझिकचा वाद्याला क्लासिकलच्या स्थान त्यांनी करून दिला. बरोबर. त्यांचं हे कंट्रीब्यूशन आहे. ही इज द पायनियर ऑफ बांसुरी. क्या बात है. तो शास्त्रीय संगीत में उन्होंने स्थापित किया, तो पिताजी उनके शिष्य थे, तो बजाते थे। तो वो किस्सा मशहूर है, मैंने कई जगह कहा है। तो बनारस में हम लोग हैं तो बंगाली मातृभाषा से, मगर कभी बंगाल में रहे नहीं। अच्छा, तो पहले से यहीं पर है? पहले से पार्टीशन के बाद जितने माइग्रेशंस इधर से उधर हो रहे थे, वो जो इतना बड़ा मसाखर हुआ, अनफॉर्चुनेट तो है मगर हुआ जो हुआ वो सत्य है। और तो उसमें पिताजी ईस्ट बंगाल से उन्होंने भी माइग्रेट किया, जितने हो रहे थे यहाँ चले आए, वो बनारस चले गए। ओके। तो इसीलिए गिरजा देवी जी पिताजी को राखी बांधती थी और मैं उनको बुआ जी बोलता था। कितना बड़ा भाग्य है मेरा। और मैंने किशन महाराज जी को जवानी में अभ्यास करते हुए देखा, शांता प्रसाद जी को अभ्यास करते हुए देखा, बुदई महाराज, और राजन साजन मेरे बचपन के बड़े भाई जैसे हैं, क्योंकि हम लोग का घर हरिश्चंद्र घाट पे था। फिर 73 में मैं मुंबई आ गया। मगर जो घटना आपने पूछा वो ऐसे हो गई कि बनारस में जब मैं 6 साल का था, तो मैं खिलौने की तरह खेलते खेलते बहुत सारी बांसुरियां मैंने तोड़ दी। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो क्योंकि वो मुझे खेलने का बहुत शौक था, तो मुझे लगा खिलौना है। तो पिताजी रात को जब पेंटिंग का काम करके घर में आए, तो 5-6 बांसुरी जब टूटा हुआ देखा, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो कोई भी पिताजी या तो मारेंगे या डांटेंगे या कोई सजा देंगे, तो उन्होंने भी सजा दी मुझे। अच्छा। और वो सजा बहुत मीठी थी। उन्होंने बोला, जितनी बांसुरी तोड़ी है, अभी इतना घंटा रियाज करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। तो भूखा तो रह नहीं सकते। तो मैंने सारेगामा पाधा निसा उसी वक्त उन्होंने सिखा दिया एक,
और मैंने पिकअप किया एक ही दिन में, और वो मैंने रियाज शुरू किया। बस 6 घंटे का रियाज रिहर्सल आपकी वहीं से शुरू हो वहां से शुरू हुआ। और बंबई जब आ गया तो मैं मुंबई में 10 साल का था, 73 में। तो उसके बाद मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। पिताजी ने कहा कि मुझे जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब तुमको गुरु चाहिए। तो पंडित विजय राघव राव, जो बांसुरी के ऐसे कहा जाता है कि सबसे विद्वान, वो तो नामशान के पीछे इतना नहीं थे, और सभी लोग, सुरेश तलवरकर जी और जितने गुणी लोग, उनको बहुत विद्वान, तो ऐसे बांसुरी वादक मुझे गुरु के रूप में मिले। और गाने की शिक्षा होनी चाहिए किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने वालों को, ये बहुत बड़ी बात पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा ने मेरे पिताजी को समझा दी थी, और गिरजा देवी जी ने। तो इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले बहुत बड़े गायक, उनको आमिर खान साहब भी मानते थे। आमिर खान साहब भी बोलते थे कि पंडित जी के बाद मैं नहीं गा सकता। आप सोचिए कितने बड़े गायक होंगे। उनसे मैंने गाना सीखा और उनकी बंदिशें आज भी बजाता हूँ। वीणा ताई को जब मैंने, वीणा सहस्त्र बुद्धे जी को जब सुना है तो बोली कि ऐसी बंदिश मैंने तो यमन में नहीं सुनी आज तक, जो आपके पास खजाना है रोनू जी। जब गरवारे में मेरा और वीणा ताई का पहला डुएट हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको यमन की बंदिश सुनाई थी। मैं थी तब, आप सामने सह प्रस्तुति जी जी जी, प्रमोद मराठे जी ने वो किया था आपके भाई ने। तो ये मेरे बचपन की थोड़ी यादें हैं। तो मतलब आपका कंठ संगीत और वाद्य संगीत दोनों की तालीम जो है वो एक साथ ही शुरू होगी, और आपको दोनों में दिलचस्पी थी? दोनों में दिलचस्पी। और गतकारी जो बोलते हैं, ध्रुपद जो बीनकारी अंग, बीन लोग सोचते हैं कि वो स्नेक चार्मर होते हैं, वो बीन बजाते हैं, मगर बीनकारी का यहाँ पे मतलब अलग है। बीन माने वीणा। वीणा तो जो रुद्र वीणा की बात कर रहा हूं मैं, सरस्वती वीणा की नहीं। तो रुद्र वीणा के जो वादक थे डागर फैमिली में जितने, उनको हम लोग बीनकार बोलते थे। यार देखो बीनकार लोग आ गए, क्या बात। तो वो बीन अंग से जो आलाप होती है ध्रुपद में, वो अलाउद्दीन खान साहब ने लिया, हमारे मैहर घराने के संस्थापक, और उनसे सीखा पंडित रविशंकर जी ने, भारत रत्न। और पंडित रविशंकर जी मेरे दादा गुरु, तो उनसे जब मैं सीखने लगा तो ये बीनकारी अंग का जो आलाप के लिए मुझे इतना लोग, आपने भी शायद, मुझे लगता है आपका एक कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत बड़ा था कि रोनू जी जब आप पुणे में आलाप शुरू करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। बिल्कुल मैंने तो ये पूरी पब्लिक स्तब्ध हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा था कि आलाप में आध्यात्मिक आनंद, वो मेरे वादन की, मुझे लगता है कि पंडित रविशंकर जी ने मुझे आलाप कैसे करना वो मुझे सिखाया। और महफिल का मतलब आनंद तो वहीं से शुरू हो जाता है जब आलाप सुना जाता है, और मतलब सुनने वाले भी इतने उसमें मतलब दिल दिमाग सब खो जाते हैं कि आलाप सुनते रहते हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। जिस आर्टिस्ट को आलाप में माहौल खड़ा करना नहीं आता, मुझे लगता है कि उस आर्टिस्ट की तालीम पूरी नहीं। वैसे मुश्किल भी है केवल आलाप में पूरा माहौल खड़ा करना, राग की जो प्रकृति है उसको खड़ा करना। जी जी जी। तो फिर आपने धीरे धीरे ये डिसाइड कर लिया कि आपको बांसुरी वादन में ही? मैंने डिसाइड नहीं किया, बांसुरी ने डिसाइड किया। वो तो है, मगर अपनी ओर से वो उसको मैंने, देखिए वैसे तो मैंने सितार भी सीखा है। आपको याद होगा पुणे फेस्टिवल, जिसको गणपति फेस्टिवल भी हम लोग बोलते हैं, जो कलमाड़ी जी करते थे और अभी भी होता है। हाँ, तो उसमें मेरा और शाहिद भाई का डुएट 97 में हुआ था। 96 टू बी एग्जैक्ट। 96 कोल्ड में, ठंडी के दिन में होता है। तो भीमसेन जी के बाद हम लोग को बजाना पड़ा। अब उनके बाद कैसे बजाएं, मगर उनकी आज्ञा थी, उनकी तबीयत बराबर नहीं थी। तो मैंने और शाहिद भाई ने डिसाइड किया कि अभी हम हाँ बोलेंगे, पंडित जी से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो शाहिद भाई का पहला जो बोलना था मेरी बंदिश सुन के कि अरे आप सितार सीखे हैं क्या? तो उनको मालूम पड़ गया, क्योंकि वो उस्ताद है, कि ये जरूर सितार जानते होंगे, इसीलिए ऐसी मीड़ ये खींच रहे हैं बांसुरी में। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा उनका कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि आप सितार सीखे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं आपके सामने कहना तो दुस्साहस की बात होगी, मगर मैंने सितार सीखा है।
तो सितार, हारमोनियम, तबला, गाना सब है, मगर बांसुरी के प्रेम से मैं छूट नहीं पाया। मैंने बांसुरी कभी छोड़ने का मैंने सोचा नहीं। गाता भी रहा तो जो मैं गाता था वो मैं बांसुरी में उतारने के लिए ही मैं गाता था। हाँ। कि अगर मैं गा रहा हूँ एक बंदिश तो बांसुरी में कैसे वो आना चाहिए। अच्छा। तो गायकी हम लोगों का होता है तो उसकी तरफ मेरा पूरा एनर्जी, मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी साधना बांसुरी को गाना बना दो। सिंगिंग फ्लूट फिर मेरा एल्बम निकला था, सुपर हिट हुआ था। बहुत 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 सिंगिंग बहुत फ्लूट लोकप्रिय हुआ। बहुत बड़ा एल्बम मेरा। और मुझे याद है पंडित जी की पुणे में दिवाली पहाड़ का विशेष आयोजन होता है और 3 साल पहले बिफोर द पैंडेमिक जी दिवाली पहाड़ में आपने बहुत ही मतलब अनोखा राग बजाया था। अनोखा इस हिसाब से कि वो इतना सुना नहीं जाता है जी क्योंकि बजाया नहीं जाता है, गाया नहीं जाता है। जी। उस राग का नाम था मंगल भैरव। अरे आपको याद है, सुबह था, हाँ एकदम तौफिक जी मेरे साथ थे, यस यस, बाल रामदास जी गंधर्व थे, में। हाँ, बाल गंधर्व। वो मॉर्निंग पहाड़ मैं कभी भूलूंगा नहीं। आपने ये कैसे सोच लिया कि मंगल भैरव प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि बहुत ही रेयर आ गई है, बहुत रेयर। और सुबह का होने के अलावा एक चीज मेरे दिमाग में थी, मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। वो ये है कि मंगल कामना सब लोग करते हैं दिवाली में। ये शुभ दीपावली बोलते हैं, कोई गम की दीपावली नहीं है। ये खुशी की दिवाली है। पटाखे फूटते हैं, दिए जलाए जाते हैं और सबके दिल मिलते हैं। तो मुझे लगा कि ये मंगलमय अगर भैरव बजाऊं मैं तो मंगल कामना सबके दिल में, उसमें जो शुद्ध दैवत लग के दुर्गा का चलन आता है और वो राग 2 रागों से बनता है। एक गुनकली सा रे प प ध, यहाँ पे जो दुख आता है उसको मंगलमय कैसे बनाएंगे, सा रे प प ध रे रे सदा पद। यहाँ पे दैवत में जब आते हैं तो मन प्रसन्न होता है और ऑडियंस को एक सकारात्मक पॉजिटिविटी लेने के लिए दिवाली पहाड़ में आते हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है दिवाली पहाड़। हाँ, ये और कहीं नहीं है। अब लोग सीख रहे हैं, महाराष्ट्र से सीख रहे हैं कि दिवाली पहाड़ अपन पण करूया। दिवाली की सुबह अभी एक मैंने बजाया था। मैंने बोला आप लोगों ने कहाँ से ये प्रेरणा लिया, इंस्पिरेशन कहाँ से लिया, आपको कहाँ से ये, बोले कि महाराष्ट्र से। हम तो देखते रहते हैं क्योंकि नेट का ज़माना है नेचुरली, तो नेट से देखते रहते दिवाली पहाड़ इतका दिवाली पहाड़ होतात, इतके कलाकार ते परफॉर्म करतात, आपण पण करूया। ते भोपाळमध्ये मी वाजवला। वाह, दिवाळी पहाड़। हो, वाह, आता भोपाळमध्ये ते एमपीचा हे आहे कॅपिटल, आणि तिकडे आपण ओपन मध्ये मी वाजवला आणि तिकडे मी काय वाजवला होता, शुद्ध भैरव। बर आता कोणी शुद्ध भैरव थाट म्हणतात। अरे भैरव थाट पण भैरव राग पण वाजवा ना तुम्ही, तो शुद्ध भैरव, तो ते पण शुद्ध भैरव, नट भैरव आणि आनंद भैरव, हा. शिवमत भैरव हे सगळे आम्ही वाजवतात। बैरागी भैरव भैरव. बहार, बैरागी भैरव, पण भैरव कसा नाही वाजवतात, भैरव पण वाजवा। तो शुद्ध भैरव इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राग एंड माय एल्बम सैक्रेड स्पेस। If you here I have played Drupad बंदिश, जय शिव शंकर जय गिरजापति, तो आशुतोष हरे धा धा धिन धा किट धा धिन धा किट कटा गदी गन धा। तो ये जो चौताल है अपना, तो मैंने, और अभी रहे नहीं मगर इन बुजुर्गों की याद तो आती रहेगी। देखिए सईउद्दीन डागर पुणे के बड़े विद्वान लोग थे। अगर मैं आपको किस्सा बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। भीमसेन बुआ तो भगवान थे, इसमें तो कोई दो क्या राय बोलना।
तो अपने शिष्यों को बोलते थे तानपुरा मिलाना है तो शहीद डागर के पास जाके सीखो। हाँ, बिल्कुल। ये बात, और ये भीमसेन जी बोल रहे ये भीमसेन जोशी जी बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो कैसे लोग होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अरे बेटा, तुम्हारा भैरव सुना, बड़ा अच्छा आंदोलन किया, बांसुरी में सब कर्ण बजाते हैं, आंदोलन कोई नहीं हैं। बजाता। मेरे जो बीनकार अंग के मेरे शिष्य हैं, आज मेरा बेटा भी आया है, तो मैं उनको आंदोलन नोट का कैसा होना चाहिए रुद्र बीना में, वो मैं सिखाता हूँ। रोनू मजूमदार का अगर वादन की शैली की बात करें तो आंदोलन पहले आएगा, बीनकारी अंग पहले आएगी, कीर्तन जमजमा आएगा। तो ये सब मेरी खासियत, ये सब मिलके एक राग की प्रस्तुति हो। एक राग मेरा जो अंग है, आपकी सोच क्या है? मेरी सोच ये है कि इसके बिना फिर ये तो लोक संगीत ही रह जाएगा। फिर इसमें क्लासिकल क्यों बजाने की जरूरत है भाई? आप लोक संगीत बजाओ, आप लावनी बजाओ, आप भावगीत बजाओ, वो तो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। अच्छा, इस मोड पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे 3 सप्तक में अगर कोई राग प्रस्तुति होनी है तो मंद्रा सप्तक, मध्य सप्तक के लिए एक बांसुरी और तार सप्तक के लिए दूसरी बांसुरी, ऐसा कभी प्रयोग होता है या नहीं होता है? आप क्या बताना चाहेंगे? हरदम होता है। अच्छा। क्योंकि ये सुविधा दूसरे साज में नहीं है। देखिए, आप वायलिन तो 10 वायलिन लेके तो बैठते नहीं, एक या दो, कभी कभी कोई बो की वजह बो से के हिसाब से, किसी में थोड़ा शार्प बो होता है, थोड़ा क्रिस्पी। 10 सितार लेके आपने कभी नहीं देखा होगा एक आदमी एक एक करके सितार बदल रहा है और बातें दूसरी हैं। तो बांसुरी में क्योंकि अलग अलग साइज की बांसुरी होती है, उसकी पिच अलग होती है और उसमें कोई श्रिल साउंड होता है, कोई बेस साउंड होता है। तो इसीलिए हम लोग बदल के पब्लिक को सभी साउंड का आनंद देते हैं और उसी वजह से मैंने शंख बांसुरी का निर्माण किया। आज जितने बांसुरी के 90% शिष्य आ रहे हैं वो सब मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरा नाम भी लेते हैं। कुछ नहीं भी लेते तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वैसे शंख बांसुरी मेरे नाम पे रजिस्टर है, मगर मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि अगर कोई मेरा नाम नहीं भी लेके बजा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या लेके जाऊंगा, सबको बजाने दो। मगर आपने कैसे सोचा कि शंख बांसुरी की निर्मित? इसका निर्माण भी पंडित रविशंकर जी के वजह से हुआ। मैं मॉस्को फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उनके साथ गया था 1988। ओके। तो एक दिन हम लोग सभी गुरु भाई लोग, मैं, पंडित विश्वमोहन भट्ट, पंडित तरुण भट्टाचार्य जी और पार्थो सारथी और उनके उस वक्त के परमानेंट जो तबला लेजेंड थे वो पंडित कुमार बोस जी थे। आप जानते ही हैं कि अब्बा जी के बाद कुमार बोस जी ने वो ड्यूटी संभाला और ऐसा तबला बजाया, क्या बोले उनका। तो खैर, वो मेरा जन्मदिन के वक्त हम वहीं थे 22 जून को। तो वो बोले कि कल सुबह मेरे रूम में आना। तो मैं बहुत डर गया कि कुछ गलती हुई, कुछ ये घर पे आना और देखो, हाँ, सुबह 6 बजे आना बंगला में, मुझे बोले। तो डर गया मैं, अब क्योंकि टेंशन आ गई। टेंशन, रविशंकर जी हैं और बुला रहे और अकेले आना बोल रहे। तो मैं पहुंचा, बोले तुम क्या बजा रहे हो? डू यू एंजॉय योर प्लेइंग? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू आर प्लेइंग? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज योर थॉट बिहाइंड इट? ऐसे बहुत सारे सेंटेंस उन्होंने बोले। मैं ठंडा हो गया। मैंने बोला गुरुजी, ऐसे सोच के तो कभी नहीं बजाया। तो बोले बजाने का फायदा ही नहीं, फिर बैठो। हाँ, मैं बोलने भूल गया कि उन्होंने बोला था डी का बांसुरी लेके आना। हाँ, तो बांसुरी बोले, वो बोला। हाँ, बांसुरी उठाया। बोले जो बांसुरी में बज रहा है अभी वो मत बजाओ, तुम कर्ण बज रहे हैं। देखिए, मैं आपको कर्ण और आंदोलन का फर्क बता रहा हूं। मैं भैरव ले रहा हूं ताकि आपको आंदोलन का पूरा आनंद मिले और आप क्लियरली मेरे ऑडियंस को मालूम पड़े कि बीनकारी अंग है क्या। ऐसे बज रहा है, ये कर्ण है और नोट को आंदोलित करूंगा और 2 श्रुति को सफोकेट करूंगा। देखिए,
इसमें जो नशा आ रहा है ये कण में आया था? नहीं आया आता, वो कण ही है ना। वो कण है। तो उन्होंने बोला गहरे रागों में तुम आंदोलन का प्रैक्टिस करो, उन्होंने बजा के सिखाया और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई। एक इंटरव्यू में तो बोलना मुश्किल है मगर उन्होंने मीड़ घसीट और ये जो फिंगर मैं प्रयोग करता हूं जो बहुत बांसुरी में अब पॉपुलर हो रहा है, 6 होल टेक्निक कम होता जा रहा है, 7 होल टेक्निक ज़्यादा वो पॉपुलर चल हो रहा है। लोग क्रेडिट देते हैं मुझे, वैसे मैं क्रेडिट इसका लेना नहीं चाहता क्योंकि पन्नालाल घोष 7 होल टेक्निक बजाते थे, बीच में वो लुप्त हो गया था, गायब हो गया था और वो फिर से पॉपुलर करने की जिम्मेदारी शायद भगवान ने मेरे सर पे दी थी। वो आपने वो उसको वो आगे मैंने- बढ़ाया हाँ, उसको। मतलब वो गाँव ऐसा नहीं सा, अगर ये तान बजाना है तो फिर ये होना चाहिए। और ये भी छोटी साइज की बांसुरी है, जी, तो उसके मतलब तार सप्तक में उसका प्रयोग करते हैं या? उसका तार सप्तक में हम लोक संगीत में खास करके प्रयोग करते हैं क्योंकि मेरी सोच और हरिप्रसाद जी की भी सोच ऐसी है कि हम सभी बांसुरी वादक इस सोच में एक है और हमारे में कोई मतभेद ऐसा नहीं है। बेसिक थॉट इज द सेम। हाँ, बेसिक थॉट क्यों सेम है उसका कारण मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि बांसुरी है तो लोक संगीत, तो अपने जड़ से ये छूट नहीं जाना चाहिए पूरी तरह। अगर मैं आप इजाजत दे तो मैं एक फूंक लगा के दिखा, देखिए हाँ, अभी आप गांव में पहुंच गए, ऐसा आपको सितार में सरोद में मुश्किल है क्योंकि ये गांव का ही तो वाद्य है, शहर में तो बाद में आ गया। तो इसको हम लोग बजाते हैं कि पब्लिक को वो आउटडोर में चले जाए, हॉल में बैठे तो भी गांव में चले जाए, धान के खेत में चले जाए, खुली हवा में खुली हवा में चले जाए, तो वो उसका मजा हम जरूर देते हैं। और कोई प्रोग्राम में अगर लोक संगीत बजाने का चांस नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, क्लासिकल का जब झाला बजता है, हम लोग के पास तो सितारे जैसा चिकारी नहीं, तो हम लोग नहीं। टंग से करते हैं, तुक 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 तुक, ऐसे हम लोग जीप से करते हैं, बराबर। तो उसके बाद हम छोटा फ्लूट लेते हैं एक सुपर क्लाइमैक्स देने के लिए कि एक सुपर बिल्डअप अलग होता है, एक बिल्डअप होता है, फिर उसमें एंटी क्लाइमैक्स जो हम बोलते हैं, ये कलाकार को बहुत स्पेशल एक मोनोटोनी तोड़ने का चांस देता है और उस वक्त हम जरूर करते हैं। और सुनने वाले भी उसको बहुत आनंद लेते बहुत आनंद लेते हैं और तालियां तो बजती है, हम कलाकार लोग तो तालियों का इंतजार करते हैं, कौन ऐसा कलाकार होगा जिसको बोलेगा कि ताली मुझे पसंद नहीं, तो ऐसा तो कोई कलाकार मैंने तो नहीं देखा। तो तालियां तो बजती है, लोग प्रसन्न होकर आते हैं और कई लोग बोलते हैं कि ऐसे मेरे लिए नहीं कि भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, जो जिस भाव से जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसे। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही वो देखता है। तो कोई कृष्ण के रूप में अगर मुझे देखे तो ये उनकी भावना है और मैं तो ये तारीफ लेता नहीं और बांके बिहारी जी को दे देता हूँ कि आपके लिए आई है, आप ले लीजिए, और मैं वो उनको चला जाता है। बिल्कुल। पूना में मुझे याद है एक बार आप पंचम दाग के बारे में बात कर रहे थे और वो बातचीत शुरू हुई, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, और उस बातचीत के दौरान आपने ये बताया था सबको और सभी लोग एकदम हैरान हो गए थे कि खमाज जैसा राग, एक ही राग में पंचम दा ने कितनी सारी कॉम्पोजिशंस बनाई है। जी, एकदम सही बात है। खमाज उनका सिद्ध राग था और यहाँ तक कि मेरा एसोसिएशन जब शुरू हुआ, वो तो बताऊंगा कैसे शुरू हुआ, उसमें भी उन्होंने यही प्रश्न किया, खमाज राग खमाज राग आता है कि नहीं। तो वो मैंने उनके डॉक्यूमेंट्री में भी बोला और ब्रह्मानंद जी को बहुत अच्छा लगा कि ये एस्पेक्ट किसी को मालूम नहीं है। पंचम दा का मेरा एसोसिएशन के बारे में मैं आज आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 1980 में मैं ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज पूरे इंडिया में मुझे मिला था। मैं 17 साल का था, तो
रविंद्र जैन सुनने आ गए, जो फर्स्ट प्राइज मिलता है उसका कॉन्सर्ट भी रखते हैं रेडियो वाले कि चलो इनको आज सुनेंगे। मेरे साथ साधना सरगम भी फर्स्ट आ गई थी, तो उसको भी गा रही थी वो, उसने रागेश्वरी गाया, मैंने आभोगी बजाया। तो रविंद्र जैन साहब प्रोग्राम के बाद मुझे मिले, मैं उनका पांव छुआ और बोले कि कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जाओ। मैंने बोला दादू, सब लोग उनको दादू कह रहे थे, मैंने भी दादू कहा। बोला दादू मेरे पास तो सारे बांसुरी नहीं हैं। बोले आ जाओ देख लेंगे। मैं चला गया, रेडियो जेम्स वर्ली में है स्टूडियो एक, बीच में बंद हो गया था, अभी फिर लगता है शुरू होगा। तो मैं किशोर कुमार जी का दर्शन, पहले मेरा फेवरेट सिंगर को पहली बार मैंने, क्योंकि लाइव होता था ना, तो वो लुंगी कुर्ता पहन के बेफिक्र होके गा रहे हैं, उनके सुर को सुन के तो मुझे लगा कि मुझे ध्यान लग जाएगा। ऐसा सुर, जसराज जी जो कहते हैं वो एकदम सत्य है कि उनको पंखे से भी लटका दोगे तो भी सुर में गाएंगे। तो खैर मैंने पीस बजाया जैसे तैसे, जो भी बांसुरी मेरे पास थी। लकीली वो ई में वो गाना था, मैंने बजा दिया। हाँ उसमें मुझे आसान था, सोलो फ्लूट मेरा। तो मेरे बाजू में डीएम टैगोर तार शहनाई बजा रहे थे, जिन्होंने तार शहनाई को जन्म दिया। अभी तार शहनाई बोले तो मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक इसराज दिलरुबा करके साज होता है, उसमें शहनाई का जो बाहर का हॉर्न रहता है ना, वो उसमें उन्होंने फिट किया पिन लगा के, और उसको तार शहनाई नाम दिया। तो उसमें आपको थोड़ा नेजल भी लगेगा और थोड़ा सारंगी भी लगेगा, थोड़ा शहनाई का भी इफेक्ट लगेगा। अजीब एक साज उन्होंने बनाया। वो साज मैंने पहली बार देखा कि कोई मेरे पिता की उम्र का कोई बजा रहा है। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और वो किशोर कुमार तो चले गए, उनका दर्शन हो गया मुझे। और दादू जो थे वो भी खुश हो गए, अच्छा बजाया। और ये जो डीएम टैगोर थे वो मेरे पास आ गए, बोले तू इतना पतला है तो बांसुरी कैसे बजाएगा, बजाया तो अच्छा तूने, खाना क्यों ठीक से खाता नहीं, तबीयत बनानी पड़ेगी। तू कल होटल में आ जा मेरे पास, मैं होटल में रहता हूँ, मेरे कोई देखने वाला नहीं। मैंने बोला ये होटल में रहते हैं, अजीब आदमी है। तो मैं इतना उनका मेरे ऊपर प्यार हो गया, एक उन्होंने बेटा ही जैसा मेरे को बिहेव किया, या ग्रैंडसन जैसा, ऐसा कुछ रिश्ता जैसे अपने घर का उस दिन बन गया। मैं दूसरा दिन उन्होंने कहा कि पंचम को फ्लूट प्लेयर की जरूरत है, उसके पास अच्छा फ्लूट प्लेयर नहीं है, तुझे लेके चलता हूँ। मैंने सचिन देव वर्मन का भी शादी करवाया है, पंचम तो मेरा बच्चा है। मतलब ये कौन सा आदमी है जो आर डी बर्मन को ऐसे बोल रहा है कि मेरा बच्चा है। तो मैंने पाँव छुआ नेचुरली। तो फिल्म सेंटर ले गए और पंचम दा ने वही कहा जो आपने कहा, राग खमाज आता है? मैंने कहा आता है, बजा के सुनाओ। गा म पद सा ग म नि द पद द द आ द द द रा दा ना दर द ना ना ए तु तर नो। माहौल बना दिया, खमाज से ही स्टार्ट हो गया, सब एकदम स्टंट हो गए। कितने साल तक आप उनके साथ रहे? तो उन्होंने 2 क्वेश्चन और पूछे, बोले बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजा? मैंने कहा नहीं। बोले नोटेशन आता? मैंने कहा हाँ, नोटेशन मैंने सीख के रखा था भातखंडे पद्धति से। बोले राजू अपने मैसेंजर को, उस जमाने में मैसेंजर बहुत पॉपुलर होते थे, अरेंजर जितना पॉपुलर मैसेंजर भी उतना पॉपुलर। मैसेंजर जो मैसेज दे, सारा डेट इसको दो। मैंने कहा तो महीने में 20-20 22-22 डेट आरडीएफसी 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 लिखा हुआ है। एफसी का मतलब फिल्म सेंटर, आरडी खबर मतलब राहुल देव वर्मन। इतने डेट में एकदम मैंने बोला मैं सुपरस्टार हो गया क्या। महीने में एक काम मिलता नहीं है, ये महीने में 12-12 काम, 22 काम। तो विश्वास करिए मैंने उनका साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। आखिरी फिल्म मैंने कुछ ना कहो,
वो उसमें एक पीस था जो मैंने बजाया था, मैं बजा के सुनाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये कोई उन्होंने, खुशी क्योंकि की पंचम दा ने एक बात, शायद मुझे लगता है कि जो आदमी ये संसार छोड़ने वाला होता है या उसको शायद मालूम पड़ जाता है या कुछ ऐसे, तो उन्होंने बोला कि ये जितना गाना हिट होगा ना, उतना तेरा पीस भी हिट हो जाएगा, क्या बात, तो दिल से बजा। प्रेडिक्शन, प्रिडिक्शन क्या बात। वही हुआ। आज रोनू मजूमदार के नाम से लोग ये पीस जानते हैं, जितना गाना बिल्कुल। पॉपुलर है वो देखिए। हाँ, क्या बात। हाँ, ऐसे फीलर मैंने गाने में लगाए, और लता जी का उसे सोलो ले रहे थे हम लोग, इतना खुश हुई, फीलर तुमने बड़ा अच्छा बजाया। तो बहुत क्योंकि उनकी नेचुरल वॉइस थी ना, तो जैसे गाती थी ऐसे ही बोलती थी, मीठा एकदम। तो आशा ताई भी ऐसे, आशा ताई के साथ मैंने बहुत सुपरहिट गाना इजाजत फिल्म का बजाया, खाली हाथ शाम आई है खाली हाथ जाएगी, तो वो आशा जी का मेरा डुएट जैसा ही है। और किशोर कुमार जी के लिए बोलते वक्त मेरे आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि मैं उनका बड़ा भक्त हूँ। और तो वो मैं थक गया हूँ मुझे सोने दो, वो गाने में मेरा फ्लूट आप सुनिए कभी, तो मुसाफिर फिल्म का। और हाँ, पंचम दा अनटाइमली चले गए, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमने किया 1942 लव स्टोरी का, हाँ। उस वक्त पंचम दा नहीं थे, गुजर जाने के 1 महीने बाद, क्योंकि वो शोक और वो दुख पूरा वो के बाद हमने उनके बिना पूरा फिल्म कंप्लीट किया। गाने वो सब रिकॉर्ड करके गए। मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि व्हाट इज पंचम, बिल्कुल, जब वो नहीं रहे तब तब मालूम पड़ा कि और पंचम। अधिक महसूस। आज जितने गाने पूरे वर्ल्ड में री रिकॉर्डिंग होते हैं, रीमिक्स होते हैं, वो पंचम दा के 99% होते हैं। जान जान ला 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 ला। ये गाने के मुखड़े में ही आप देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रा 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 रा, मैं यहाँ वो तो बहुत कोमल गंधार में है, तो इधर पंचम स्वर है, उधर को ऊपर का कोमल का, तार सप्तक तार में सप्तक का कोमल का। तो ये सोच इतनी उनकी बड़ी होती थी, और सिंपल इतने थे कि उनको मालूम था कि ये क्लासिकल में भी इसका नाम हो रहा है रोनू का। तो इधर बोरीवली में एक कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज भी नहीं है, गोखले, उसमें मेरा सोलो था। मैंने बात बात में कहा कि पंचम दा मैं कल नहीं आऊंगा, कल मेरा सोलो है। सोलो क्लासिकल, मैं आ रहा हूँ सुनने के लिए। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, और धोती कुर्ता पहन के सचमुच आ गए। आपके सामने ही थे, मतलब मेरे वो सामने बिल्कुल। नहीं, वो सामने बैठे ही नहीं, वो स्टेज पे आके मेरे पीछे बैठ गए। हाँ। और मैंने यमन कल्याण बजाया तो बोले मेरा एक गाना बजाएगा, तो मैंने कहा बजाऊंगा, तो मैंने बीती ना बिताए हाँ, गाना क्या बजाया, बात है। उन्हीं की कंपोजिशन, फिल्म परिचय। तो बीती ना बिताए रहना बिरहा की जाए। तो ये जो रूहदारी होती है एक कलाकार में, कि वो दिल को छू के ऑडियंस को किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। बिल्कुल पंचम दा बोले कि बिल्कुल। ये चीज तुम याद रखना, इस गाने को तुमने आज अपना बना लिया था, जब भी कुछ बजाओ उसको रोनू मजूमदार का अपना जागीर बना लो, वो लगे कि तुम्हारा है। दूसरे का भी चीज अपने स्टाइल में उसको डाल के एक नया चेहरा प्रस्तुत करो, क्या बात। और कॉपी मत करो। इंस्पायर्ड भले हो जाओ, कॉपी नहीं करना। पंचम दा को तो आपने बहुत मिस किया होगा व्हेन ही लेफ्ट बहुत दिस ज्यादा, वर्ल्ड। आज भी मिस करता हूँ। एक्चुअली वो तो उनके मेरे साथ ही रहते हैं। उन्हीं के साथ साथ आपने किसी और संगीतकार से भी काम बहुत बहुत, मैंने नैयर साहब के लिए बहुत सुपरहिट गाना बजाया, और नैयर साहब का बेसन ऑर्डर में रिकॉर्डिंग था। आजा मेरी बाहों में, डा 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 डा, तू ही तू प्यार मेरा, हाँ। तू ही तू प्यार मेरा हो। तो ये जो हो लगाने का जो स्टाइल था, ये नैयर साहब का टिपिकल स्टाइल है। और उन्होंने फिल्म फेयर करके एक मैगजीन आती है, उसमें मेरा नाम लिया था और अशोक शर्मा जी का नाम लिया था, सितार वाले। तो
उनसे पूछा कि आजकल अच्छे म्यूजिशियन है कि नहीं। मैं बता रहा हूँ कि नेचुरली उन्होंने तो 50s और 70 तो उनके लिए उस समय का 80s और 90s हम्म। नया ज़माना था, तो हमारे लिए वो पुराना ज़माना है। तो नैयर साहब बोले कि नहीं नहीं, आजकल भी अच्छे म्यूजिशियन है, आप रोनू मजूमदार को सुनिए, इतना छोटा है मगर इतना दर्द है, मालूम नहीं उसका दिल किसने तोड़ा है। ये उनके शब्द थे। क्या बात। इस फिर विशाल जी के साथ भी आपका बहुत अच्छा विशाल जी तो मेरे दोस्ती का। दोस्त है, मेरे भाई हैं और बहुत नेक दिल इंसान है। विशाल ही है उनका दिल, विशाल बने बड़ा, नाम की तरह वो नाम की तरह। और मैंने पंचमदा के जाने के बाद एक, आप कहते हैं कि एक विड्रॉन फीलिंग आ गया था फिल्म इंडस्ट्री के। ऐसा लग रहा था मैं इंडस्ट्री में बजाऊं कि नहीं बजाऊं, इतनी उदासी छा गई इतनी थी। उदासी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी वो थोड़ा चेंजिंग का दौर था। वैसे मैंने आनंद मिलिंद के साथ भी बहुत हिट गाने बजाए, कोयल सी तेरी बोली तू वो स्टाइल मैंने निकाला था, ऐसा लगेगा कोयल बोल रहा है बांसुरी के अंदर। ये जो ये पीस है ना, देखिए, हाँ, हाँ, तो क्या ऐसा लगेगा कोई बात कर रहा है, कोयल ही बात करी ऐसा कोयल लगता है। बात कर रही है। तो ये स्टाइल आनंद मिलिंद में जो आनंद थे वो बहुत मतलब फैन ही थे कहना चाहिए। और मैंने रविंद्र जैन के बहुत बजाए, और मैंने पुराने लोगों के साथ मैंने बजाने का, नौशाद साहब के साथ बहुत गाने मैंने बजाए। आप सोचिए, नौशाद साहब के साथ बजाया हूं, अगर मैं बोलूंगा तो आज कोई बिलीव नहीं करेगा। एग्जैक्टली आप कितने यंग होंगे उस समय नौशाद जी के साथ नौशाद जी आपने। के साथ मैंने बजाया। एक तो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक तो बजाया, वो टीपू सुल्तान में उनका बैकग्राउंड हाँ, म्यूजिक करते थे। और मैंने एक हेमंती शुक्ला, वो बंगाल की लता मंगेशकर उनको बोलते हैं, हेमंती शुक्ला उनका एक गाना बजा रही थी, तो वो मैंने बजाया। और रविंद्र जैन का एक गाना था, बंगाली गाना, ভালোবেসে কি যে পেলে শুধু ব্যথা পেলে हाँ, ভালোবেসে आय आय आय, वो तीव्र मध्यम मैं भूलूंगा नहीं, आय आय आय। रोविदा मतलब वो दिन एक तस्वीर की तरह। खैर साहब, बुजुर्ग जो एकदम असली जो बुजुर्ग कहलाते हैं, उसमें रवि साहब के साथ मैंने बजाया, नौशाद साहब के साथ, नैयर साहब के साथ। और ये सब मुझे बहुत प्रेम करते थे। हाँ, मैं एक बहुत चित्रगुप्त जी के साथ भी मैंने बजाया, आनंद मिलिंद के पिताजी, मतलब चित्रगुप्त जी मुझे बहुत प्यार करते थे। 2 जनरेशन के साथ आपने मैंने मतलब 3 जनरेशन। 3 जनरेशन। हाँ, देखिए, RDLP, या राजू रोशन, हम्म, राजेश रोशन के बहुत अर्ध गाने मैंने रोशन, बजाए, हाँ। किशन कन्हैया मेरा बजाया हुआ है। हाँ। और उनके पहले जनरेशन में नौशाद साहब, नैयर साहब, ओपी नैयर साहब, रवि साहब तो है। उसी जनरेशन में थे। हाँ, ठीक है। रफी साहब के साथ 2 गाने मैंने बजाए, फिर रफी साहब चले गए। और रफी साहब के साथ मैंने बजाया था दोस्ताना का गाना। तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा था कि किशोर कुमार में ताकत कितनी है, मतलब ये डुएट था एक्चुअली। तो रफी साहब इतना सुंदर गा रहे थे, महबूब में रिकॉर्डिंग हुई थी, बादरा। मुझे लगा आज किशोर दास शायद डाउन हो जाएंगे। सलाम बने चाहे दुश्मन समाना, ये जो गाने में जो वो प्यार लाना, वो रफी साहब को कोई छू नहीं सकता। और किशोर दा तो सुबह से मस्ती कर रहे थे, मुझे लगा ये गाने में सीरियस भी नहीं है, ये आज गए काम से। मगर ऐसा नहीं हुआ। आप लोग गाना सुन लीजिए, आज भी मार्केट में दोस्ताना का टाइटल सॉन्ग है, और बहुत अमिताभ पॉपुलर है। का पोर्शन किशोर दा ने गाया, क्योंकि किशोर दा का वॉइस ही था सुपरस्टार का वॉइस। और शत्रुघ्न सिन्हा का ये रफी साहब रफी साहब। तो किशोर दा एंट्री में ही खा जाते थे, उनको माँ का वरदान था, ऐसा अमित जी ने मुझे कहा कि तू जहां आ करेगा तेरे सामने कोई ठहरेगा नहीं। तो वो किशोर कुमार की ताकत क्या है, वो मैंने दोस्ताना के गाने में देखा। फिर एक रफी साहब का सोलो भी मैंने बजाया, और वो कहानियां सुनाती है पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती, एक फिलर मैंने बजाया था। और रफी साहब मुझे बुलाए थे पास में कि तुमने वो फिलर बड़ा अच्छा बजाया, तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा था कि ये
मैंने कहा नहीं, मैं अपने अपने दिल से मैंने गाने में घुस गया था, जीते रहो। एक्सटेम्पो एक्सटेम्पो जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसे ऐसे कैमरे के पीछे लोग होते हैं कि मैं क्या बताऊं। मेरे जीजा जी खुद कैमरामैन थे, एम एन रॉय, मृण्मय। तो वो परवीन भट्ट के साथ काम करते थे, महेश भट्ट के ये ऐसे। तो मैं शूटिंग भी देखने जाता था, तो वो एक एक एंगल मिथुन चक्रवर्ती को समझाते हुए नजर आते थे, मेरे जीजा जी खुद। वो आपने देखा हुआ है वो मैंने देखा, तो मुझे लगता था कि ये देखो एंगल क्या होता है कैमरे का, और कैमरे से नजर मिलाना मतलब पब्लिक से नजर मिलाना। तो ये बात वो कैमरामैन समझाते हैं तभी से आपने जान ली थे और कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। मेरी खुद की दीदी के हस्बैंड गुजर गए अभी, एम एन रॉय, बहुत बड़े कैमरामैन थे, मृण्मय रॉय। तो परवीन भट्ट उनके सिवा काम नहीं करते थे। आप अगर एंड टाइटल में देखेंगे तो एम एन रॉय करके आज भी नाम आता है। तो ये जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते थे, उसको विशाल ने नाम देना शुरू किया। विशाल ने कहा, विशाल भारद्वाज ने, कि मैं सबका नाम दूंगा, अगर आज आप माचिस फिल्म देखें तो मेरा नाम आएगा। और पूरी फिल्म में मैंने बजाया। क्रेडिट्स में बरोबर वो नाम आता रहता है। यस, वेरी नाइस। आपने पूरे भारत भर में कितने सारे महोत्सव हैं, जैसे हमारे पुणे का सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव, उसमें तो आपने प्रस्तुति की है, सभी लोग जानते हैं। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आपने झाकिर भाई जैसे महान कलाकारों के साथ बाहर भी, मतलब दूसरे भारत से अलग देशों में भी बहुत प्रस्तुति है आपकी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फ्यूजन। जी। तो आप एक शास्त्रीय संगीतकार है, आपका फिल्म संगीत में भी इतना बड़ा योगदान रहा है, तो आप फ्यूजन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, फ्यूजन भी एक तरह का कोलैबोरेशन है। फ्यूजन कोई ओरिजिनल जॉनर नहीं है। नहीं है, फ्यूजन कॉम्बिनेशन। हाँ, इट इज ए ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। यस, when two things combines and brings out something good, then That that is can be what- called good fusion. तो इसीलिए फ्यूजन तो बहुत पहले से हो रहा है। हाँ, उसका नाम अभी पड़ा कि ये फ्यूजन है। तो आप अगर पंडित रविशंकर जी, यहूदी मेन्यूहन, हाँ, पंडित वो भी तो रविशंकर जी, जॉन कोल्ट्रेन, पंडित रविशंकर जी, फिलिप ग्लास, Yeah. पंडित रविशंकर जी, जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स, ये सब देखे तो ये सब फ्यूजन ही था। मगर हाँ, उसको कोलैबोरेशन कहा जाता था। ईस्ट एंड वेस्ट करके पंडित जी का एल्बम फेमस है। Yes. तो मेरे जो कोलैबोरेटिव वर्क, जिसको आप फ्यूजन कह सकते हैं, और अच्छा साउंड, ईस्ट एंड वेस्ट, हॉलो बैम्बू बहुत अच्छा था। और मेरे वन ऑफ द फादर ऑफ कोलैबोरेटिव म्यूजिक इज राइकूडर, Yes. जिनके वजह से विश्व मोहन जी को ग्रैमी अवार्ड मिला। और बेला फ्लेक के साथ मैंने बहुत काम किया, और उनके साथ मेरा जो एल्बम था वो ग्रैमी नॉमिनेशन मुझे मिला, टाबुला रसा एल्बम। तो और हाँ, लेटर ऑन जॉर्ज ब्रूक्स और लैरी कोरियल के साथ जो बॉम्बे जैज ग्रुप हमने बनाया, और उसमें बहुत सुंदर हम 4 लोगों ने उस ग्रुप को बनाया। 4 लोग, हाँ। मैं खुद, लैरी कोरियल जैसे लेजेंड, और जॉर्ज ब्रूक्स जी और विजय घाटे जी। तो हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड टूर किया, और खास करके यूरोप टूर तो हम लोगों का यादगार रहा, हम चारों का। और ये ग्रुप ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की, और लेटर ऑन उसमें आदित्य कल्याणपुर भी जोड़े, जब जब विजय भाई फ्री नहीं होते थे, शामिल हो गए। तो और खास बात ये थी कि लैरी कोरियल से मैंने सीखा बहुत। वो थी जैज का प्रोग्रेशन। आप इंडियन क्लासिकल में यू इम्प्रोवाइज, but you improvise within the structure of the rag. Here you improvise within the on the basis of the harmony, chord, jazz. तो उससे इंस्पायर होके बहुत मैंने फ्लूट सिम्फनी ट्रिब्यूट टू मोजार्ट में एक बहुत सारा सेशन है, जब लैरी जी मुझे याद आए कि उनकी वजह से मैं बना पा रहा हूँ ये, और वो एल्बम सुपर हिट हुआ। तो मतलब फ्यूजन के लिए भी अच्छा रिस्पांस मिलता था, अभी भी मिलता है। मतलब जब आपने शुरू किया तभी आपको मैं याद दिला रहा हूँ, शायद आप वो पुणे में जो जैज क्लब है उसमें आप आए थे, मैं और विजय घाटे जी, और लैरी जी और कोरेगांव पार्क में। जी।
उस जैज क्लब में मुझे सबसे ज्यादा, हमारे 4 प्रोग्राम हुए थे जैज यात्रा में, मुंबई, पुणे आणि कोलकाता आणि द सिटी आणखीन होता. We played in 4 places. I'm just not recollecting. I think Bombay we played 2 shows. That's why I'm एक thinking 4. एक के पीछे. Yeah. So Pune was the most emotional. The reason, not that the Bombay was not super hit. It was true jazz listeners. I was playing some jazz phrases like हाँ. हाँ. तो ऐसे फ्रेजेस को भी वाह मिल रही थी उधर. मैंने बोला पुणे में ऐसी ऑडियंस तो पुणे इज पुणे. वैसे भी सभी कलाकार कहती है कि पुणे में ऑडियंस बहुत अच्छी हो. हाँ. जसराज जी का वो कहना फिर से बोल देता हूँ, पुणे ने जिसको मान लिया दुनिया ने उसको जान लिया. क्या बात है. सभी पुणेकरों के लिए बहुत पुणेरी गर्व की बात म्हणजे आहे. पुणेरी, पण पुणेरीचं मतलब आमचं पुणं. आमचा पुणेरी. तुम्ही पण पुणेरी आहात. हो, म्हणून तर मी म्हणते ना. यस. अभी आप ये बता रहे थे कि आपने फिल्म संगीत में 3 जनरेशन के साथ काम किया है. जी हाँ. और उसी तरह आपके घर में भी शास्त्रीय संगीत की परंपरा है. आपकी जनरेशन है, आपके पिताजी की थी. अभी इसी परंपरा को, इसी विरासत को आगे और कौन बढ़ा रहा है? आगे मेरे बहुत सारे शिष्य आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं शिष्यों में मेरा पुत्र भी शामिल है. क्या बात है. और ऋषिकेश. वाह. और ऋषि बचपन से ही गा रहा था और तबला भी सीख रहा था मेरे बड़े भाई से. तो अब बांसुरी बजा रहा है, आप लोग के सामने क्या है. बात है. तो आप इजाजत दे तो उसको बुला लें. बिल्कुल बिल्कुल. हम क्या विरासत स्वागत है. दिखा रहा है, देखें जरा. उनका तो ऋषिकेश जी स्वागत आइए. है. ऋषिकेश जी आइए. आपका सिनेमा गली में बहुत बहुत स्वागत है. आप कब से ये सीख रहे हैं बांसुरी? मैंने 6 साल की उम्र में शुरू किया था और अभी 22 साल की उम्र में 16 साल हो गए सीखते सीखते. सीख रहे हैं. जी, अभी भी सीख रहे हैं. आपने भी अपने पिताजी की तरह तबला, सितार, जी, कंठ संगीत इसमें भी तालीम ली है? मैंने शुरुआत की थी गायन से शुरुआत की. फिर मैंने तबला का शिक्षा लिया अजीत पाठक सर से, और उसके बाद मैंने बांसुरी ग्रहण किया और उसके बाद से बांसुरी बजा रहे हैं. कितने इंथुजियास्ट है कि आज की जनरेशन बांसुरी लेके ही आए हैं वो. जी. तो कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे. क्या सुनाना चाहते हैं? पापा से मुझे बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा मिली. जो भी मैं बजा रहा हूँ उनके आशीर्वाद से बजा रहा हूँ. बट आज उन्होंने एक चीज़ कही आंदोलन के बारे में, वो और मेरा एक बहुत पसंदीदा राग है राग दरबारी. क्या बात तो है. राग दरबारी में कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने उनसे सीखा है आंदोलन का थोड़ा दिखाएं.
वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आंदोलन की बात है जो आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति, क्या बोले इसके बारे में। बहुत बहुत आशीर्वाद सुंदर, दीजिए। बहुत सुंदर। आप अभी इसी तरह की यंग जनरेशन को अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ा मैसेज, सब चीज के लिए आजकल जल्दीबाजी है। सब चीज हम लोग जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं, क्विक सक्सेस। बट प्लीज 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 डोंट go for success, love the subject. What you're doing is, even for music, you're doing for glamour. The people will take my autograph. If that is your motto, then you will never be true to your subject. That is my message. संगीत से प्यार करो। संगीत से प्यार करिए, सब्जेक्ट से प्यार करेंगे तो सक्सेस आपके पीछे भागेगा, और अगर सिर्फ सक्सेस से प्यार करेंगे तो सब्जेक्ट कहीं पीछे छूट जाएगा। Don't do this. वाह वाह, I think when I learned, I never knew that I will become famous. I never knew that people will love me. I never knew that I'll get some award. यस। Never knew. Never wanted. I love the subject because मेरे गुरु ने मुझे जो विद्या दिया, तो साधना करने को बोला तो वही करने का। आपण सक्सेस मागे कशाला? हे नको, आम्हाला पाहिजे सब्जेक्टचा साधना करायला पाहिजे, ते लक्षात ठेवा तुम्ही। दिस इज माय मैसेज टू यंगर जनरेशन। संगीत के सागर में डुबोना चाहिए खुद को। वाह वाह, क्या बात है। अभी पंडित जी, आप संगीत के अलावा भी क्या क्या पसंद करते हैं, ये हम लोग जानना चाहेंगे। अच्छा ठीक है। तो शुरू करें वो सवाल जवाब। आप बंगाली है, जी, आप कौन से स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट। कारण की मी मुंबईमध्ये राहिलो, तर मी मुंबईकर, मी बरोबर. कलकत्तामध्ये कधीच राहिलं नाही. राहिलं नाही, तर त्यामुळे मी शिवाजी पार्कमध्ये मी प्रॅक्टिस पण केलेला आहे। तुम्ही बघितला ते पिक्चर, हो, तौफिक बघितलं. कुरेशी बॉलिंग करत होतो आणि हो, मी ते आदित्य बघितलं कल्याणपूर म्हणून फिल्डिंग तर हा आणि प्रश्न विचारला. आणि मी बॅटिंगचा। Yes. आय वॉज बॉर्न विथ क्रिकेट। मग आता पुढचा प्रश्न की आवडता प्लेयर कोण? MS धोनी वाव. ऑलवेज। MS धोनी आणि आधी कपिल देव होतो, पण ऍट प्रेझेंट MS धोनी धोनीला. इज माय सोल। ओके, ग्रेट. संगीत तर चालूच आहे, तुम्ही खूप बिझी आहात, त्याच्यातून वेळ काढून वेकेशन डेस्टिनेशन तुमचं कुठलं आहे, जिथे तुम्ही जाता आणि मन तुमचं रमतं तिकडे? माझं घर माझा बेस्ट वेकेशन प्लेस। क्या बात है. I want to go my home and have vacation. I don't like any place. Means मी इतकं ट्रॅव्हल करतो, की घरीच असणं आहे. घरीच बसा, हेच मला आवडतं। वा, व्हेरी गुड. आवडता रंग कुठला? ऑरेंज। क्या बात है, बहुत बढ़िया. गेरुआ। आवडती अभिनेत्री? एकच उत्तर, नर्गिस दत्त। क्या बात है, बढ़िया. आणि आवडता अभिनेता? अमिताभ बच्चन। वाव. अच्छा, आता थोडंसं वेगळं. आवडता खाद्यपदार्थ? दाल। रसगुल्ला नाही? शुद्ध दाल रसगुल्ला नाही? नको, दाल पाहिजे मला जेवण मध्ये, त्यांच्याशिवाय मी खात नाही। वा वा वा. नॉनव्हेज असू द्या की काही असू द्या, पण डाळ. दाल तडका खमंग मला पाहिजे। मला खात्री आहे की सिनेमा गल्लीच्या सगळ्या प्रेक्षकांना पण हे ऐकून खूप मजा वाटली असेल की रोणूदांना मराठी प्लेअर आवडतो, इथे राहणं आवडतं, घरातच राहणं आवडतं, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना डाळ आवडते. किती छान. रोणूजी, ऋषिकेशजी, तुम्ही दोघंही इथे आलात, आमच्या सगळ्यांची खूप छान गप्पा मारल्यात, आम्हाला खूप छान वाटलं. औपचारिक म्हणून आभार मानत नाही, पण खरोखरच औपचारिक- खूप छान वाटलं, मनापासून खूप छान वाटलं. तुमचं बरोबर कसा होणार? तुम्ही पण आम्हाला इतका प्रेम दिला, तुमचा खूपच खूपच मनापासून मी धन्यवाद देतो। आणि ऋषिकेशना पण तुम्ही आशीर्वाद दिला, नक्कीच नक्कीच. खूप आशीर्वाद मिळाला. त्यांना खूप आशीर्वाद. मोठा झालेला पाहिजे असा आशीर्वाद द्या। नक्कीच नक्कीच. आणि मी माझ्या ऑडियन्सला खूप खूप धन्यवाद करतो, तुम्ही ऐकतात आम्हाला, बघतात आम्हाला, त्यामुळे आमचा
आमचं हे कार्य हे चालतो आमचं. रोणूजी, सिनेमा गल्लीकडून तुम्हाला ही छोटीशी प्रेमाची भेट. ओ सो स्वीट, सो क्यूट. तुम्हाला काय आणि- पाहिजे? सही पाहिजे की ऑटोग्राफ पाहिजे? सही पाहिजे. सही पाहिजे, मी करतो. त्यालाच ऑटोग्राफचं मी रूप देतो. बरोबर, नक्की. हे बघा, क्या बात है. वा वा वा, सही एकदम सही झालेली आहे. सहीचा प्रॅक्टिस एकदम पण छान, झाला. एकदम छान. ऋषिकेश यांना पण ही एक छोटीशी भेट. फक्त वयाने मोठी आहे म्हणून ना ना ना, ज्ञानाने- तुमचा गुण आणि तुमचा एक्सपिरियन्स ते त्यांनी तुम्हाला द्यायचे. थँक्यू सो मच. तुम्हाला खूपच धन्यवाद. आणि हे गिफ्ट मनापासून मी घेतो. छोटस प्रेमाचं गिफ्ट आहे. ते प्रेमाचं असतं. लोकांना. आहा.